बेसिकली आज की क्लास में हम कुछ रीसेंट केसेस पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इन केसेस में बेसिकली रेंज करेंगे 2020 से लेकर 2025 तक के जो केसेस होंगे हम वो पढ़ेंगे। तो बेसिकली पहला केस जो है वो है रीना वर्सेस दिनेश कुमार 2025। इस केस की कहानी ये है कि एक महिला थी, वो सेपरेशन पे चली जाती है, जुडिशियल सेपरेशन में, जिसके बदले में उसका हस्बैंड बोलता है कि भाई मुझे तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट चाहिए। महिला बोल देती है कि भाई मैं कैसे भी इसके साथ बगल में वापस नहीं आऊंगी। उसके पीछे रीजन जो है वो ये है कि यार ये मुझे इल ट्रीटमेंट कर रहा था, उस इल ट्रीटमेंट से बचने के लिए तो मैं सेपरेट हुई हूँ। अब आप मेरे रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स कर दोगे तो फिर से मैं उसी जगह पहुंच जाऊंगी, मुझे तो मेंटेनेंस दे दो। ठीक है, इसके बाद भी फिर क्या होता है कि वो बंदा बोलता है कि ठीक है आप मेंटेनेंस देना, मतलब उसने मना कर दिया कि मेंटेनेंस मैं नहीं दूंगा सिंस आपने कंजुगल राइट्स का रेस्टिट्यूशन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट जाती है, तो जब ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर कंजुगल राइट्स बेशक फॉलो नहीं हुए हैं, ठीक है, रेस्टिट्यूशन बेशक मना कर दिया है, अगर किसी के पास अच्छी रीजनिंग ऑफ डिनाइल ऑफ कंजुगल राइट्स हो, अगर किसी के पॉइंट्स बहुत वैलिड हैं, जेन्युइन है कि कंजुगल राइट्स वो फॉलो कर ही नहीं सकता, ठीक है, तो ऐसे में आप बिना रेस्टिट्यूशन के भी मेंटेनेंस दे सकते हो। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 10,000 रुपए का मेंटेनेंस फिक्स कर दिया था। ठीक है, तो बेसिकली इस केस में हम कह सकते हैं कि बिना कंजुगल राइट्स के प्रोसीजर को फॉलो किए भी मेंटेनेंस दिया जा सकता है, अगर आपका जो रीजनिंग है, अगर उसके पीछे कॉज है वो रीजनेबल है और जो वैलिड रीजन है कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते। 2025 का एक और केस है वर्षा ताई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें आजकल आपको पता ही होगा महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा लैंग्वेज पे विवाद चल रहा है, वो काफी रिसेंट में ये विवाद चल ही रहे हैं। तो इसमें बेसिकली ये हुआ कि जो बेसिकली जो लोकल बोर्ड्स होते हैं, साइन बोर्ड्स होते हैं, उनमें दो लैंग्वेज यूज की जा रही थी। पहली लैंग्वेज थी मराठी और दूसरी थी उर्दू। जो वर्षा ताई है वो ये कहती हैं कि ये मराठी तक तो ठीक है, आप उर्दू का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, उर्दू का ऐसे ही आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब आपको बेसिकली आप मराठी लिख रहे हो बहुत है। वर्षा ताई इस बात को उठाती है म्युनिसिपल काउंसिल में। म्युनिसिपल काउंसिल में वो बोलते हैं कि यार हमें तो ये उर्दू लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, हम मराठी लोग हैं और यहाँ की रीजनल लैंग्वेज का प्रमोशन होना चाहिए बस। तो उन्होंने इसमें म्युनिसिपल काउंसिल ये कहता है कि शेड्यूल 8, आर्टिकल 351, आर्टिकल 345, ये तीनों हमें ये पावर देते हैं कि हम कैसी किसी भी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं और हम इसमें उर्दू लिख सकते हैं। इस बात को वो फिर चैलेंज करती है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट अगेन म्युनिसिपल काउंसिल का जो ऑर्डर था उसको अप्रूव करते हुए कहता है कि यस, लैंग्वेज आप किसी भी लैंग्वेज को प्रमोट कर सकते हो, आप हाँ लोकल लैंग्वेज लिखना मैंडेटरी है और साथ में आप कोई भी नेशनल लैंग्वेज लिख सकते हो साइन बोर्ड पे। इस पे आप क्या बोलते हैं ऐसे कर्टेन्स नहीं लगा सकते कि ये लैंग्वेज होनी चाहिए या ये लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। आगे बात समझ में। एक और केस है कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 2023 का केस था। इस केस में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के सामने एक क्वेश्चन आया कि क्या कोई मिनिस्टर अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कई बात से किसी पूरी मिनिस्ट्री लाइबल हो जाएगी कि क्या किसी मिनिस्टर की इंडिविजुअली कैपेसिटी में कई बात से पूरी स्टेट लाइबल हो सकती है। बेसिकली इस केस में क्या होता है कि एक मिनिस्टर थे, वो किसी महिला जो कि कभी रेप विक्टिम थी उसके ऊपर कोई कमेंट कर देते हैं। वो महिला कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट की विजन को लाते हुए वो ये कहती है कि भाई साहब आप लाइबल हो। सुप्रीम कोर्ट में बात आई क्या वो पूरी मिनिस्ट्री लाइबल है, तो वो ये कहते हैं नहीं, हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट लगाओ, मिनिस्ट्री नहीं, वो मिनिस्टर इंडिविजुअल कैपेसिटी में लाइबल होगा। ठीक है, इसमें मिनिस्ट्री की कोई गलती नहीं है। तो इन्होंने बोला यस, इंडिविजुअली मिनिस्टर इज नॉट इम्यून फ्रॉम दिस काइंड ऑफ लाइबिलिटी, बट कलेक्टिवली स्टेट इज नॉट इन द एम्बिट ऑफ दैट काइंड ऑफ लाइबिलिटी। तो स्टेट जो है वो इम्यून रहेगा, मिनिस्टर इम्यून नहीं रहेगा, ये कहा गया। एक केस है सीमा वाघावली वर्सेस कांचीपुरम पुलिस। इस केस में बेसिकली क्या हो रहा है कि एक ग्रूम होता है, उसके इन-लॉज उसको इंस्टिगेट कर देते हैं, उसकी सेक्सुअल कैपेसिटीज या फिर उसे इम्पोर्टेंट बोल देते हैं, जिसके बाद कुछ दिनों बाद, लगभग 1 महीने बाद, वो उसे सुसाइड कर लेता है। मतलब उसको ऐसा डिफेम या फिर इंसल्टेड फील हुआ जिसकी वजह से वो सुसाइड कर लेता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम इन अबेटमेंट का सवाल आया। उन्होंने कहा क्या प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम यहां पर आएगा, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इन दोनों के बीच में कनेक्शन तो है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है कि सुसाइड का जो जेन्युइन कॉज है वो उन लोगों की इंस्टिगेशन हो। तो ऑल्दो इस सुसाइड के बाद उन इन-लॉज को अरेस्ट किया गया था लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि एक दूसरे के पीछे यही रिलेशन हो और इसको यहां पर छोड़ दिया जाता है। 6 नंबर का केस है शंकर गणपति खादी वर्सेस कलेक्टर कोल्हापुर, 2025 का केस है। इस केस में बेसिकली क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या है, एक फार्मर की लैंड एक्वायर कर लेती है, इनफॉर्मल पोजीशन,
एक्विजिशन नहीं हो रहा उसका, इनफॉर्मल पोजीशन ले लेती है और काफी टाइम तक वो व्यक्ति वहां पर बोलता रहता है कि मुझे जमीन चाहिए, वापस चाहिए, लेकिन फिर भी उसे प्रॉपर्टी मिलती नहीं। उसके बाद क्या करता है कि वो बहुत टाइम बाद कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट में जाके वो क्या बोलते हैं, सरकार से मुआवजा मांगते हैं, ठीक है, कंपनसेशन डिमांड करता है, लेकिन कंपनसेशन उसे मिलता नहीं है। वो अपील कर दे कोर्ट में कि मेरे तो वैलिड राइट्स हैं, आप क्यों नहीं दिला रहे। तो कोर्ट ये कहता है कि आपको क्या बोलते हैं, कंपनसेशन मिलना चाहिए। फिर इसमें लिमिटेशन का सवाल आया कि इतना लेट क्यों हुआ। उससे वो लोग कहते हैं कि आपने इतना लेट इसको किया, हमने हमारे पास पोजीशन तो काफी टाइम से। कोर्ट सारे डाउट्स क्लियर कर देता है, बोल देता है सुनो ऐसा है कि लेट, क्योंकि यहाँ पर एक तो इनफॉर्मल पोजीशन था, ठीक है, तो आपने कोई ऐसा फॉर्मल एक्विजिशन किया नहीं है, लेकिन अगर आपने उसको यूज नहीं करने दे रहे, आप उसको दूर रख रहे हो उसके नॉर्मल यूज से, तो यू आर लाइबल टू कंपनसेट। इमटेरियल है यहाँ पर कि उसने कब इसके लिए अप्लाई किया। एक और केस है फ्रैंकफर्टर्स वर्सेस एनसीबी 2024 का केस है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस था। इसमें बेसिकली एक नाइजीरियन व्यक्ति था, वो इंडिया में आके कुछ ड्रग पेडलिंग वगैरह कर रहा था, ठीक है, एनडीपीएस एक्ट में वो गिरफ्तार हो जाता है। जब उसको बेल मिल रही होती है तो 2 कंडीशंस लगाई गई बेल देते में। पहली बात, आप जब भी जहां भी रहोगे आपकी लोकेशन, आप हमें लाइव लोकेशन दोगे। दूसरी बात, ये नाइजीरियन गवर्नमेंट के या फिर आप जिस भी कंट्री में जाते हो, ये उसके ऊपर ऑब्लिगेशन रहेगी कि वो आपकी सारी अपडेट्स हमें देती रहे। तो इस चीज को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करता है और ये कहता है कि यार ये तो आप जो कंडीशंस लगा रहे हो बेल के, मेरे को बेल देते में, ये सारी वॉइड है, ये तो आर्टिकल 21 का वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट इस चीज को डिसाइड करते में ये कहती है कि साहब आप ऐसी कंडीशंस नहीं लगा सकते जो किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो इंडियन हो चाहे इंडिया के बाहर का हो, उसके राइट टू प्राइवेसी को हर्ट करता हो। यहां उसकी राइट टू प्राइवेसी हर्ट हो रही थी। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि आप जब इस तरह की कंडीशन किसी जो इंटर कंट्री रिलेशन, जो इंटर कंट्री कंडीशन लगा रहे हो, एक दूसरी सोवरेन कंट्री से आप जो कंडीशन लगा रहे हो, वो थोड़ी रिलैक्स्ड होनी चाहिए, कैजुअल होनी चाहिए। आप ऐसी स्ट्रिक्ट कंडीशंस इंपोज नहीं कर सकते। दोनों ही कंडीशन को यहां पर सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर देता है। 9th केस है अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 का। ये 2020 के एकदम क्रांतिकारी केसेस में से एक है। बेसिकली जब 2020 में आर्टिकल 370 को जब हम मॉडिफाई या स्टक डाउन कर रहे थे, उस टाइम पे इंटरनेट वहां से स्टक डाउन कर दिया, इंटरनेट सस्पेंड कर दिया, सारी इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंड कर दी। उस सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज के खिलाफ इन्होंने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में ये बोला कि ये तो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में, आप हमसे ऐसे कभी भी आप हमारी कनेक्टिविटी नहीं क्या बोलते हैं मतलब खींच सकते हमसे, ठीक है, ये तो हमारी लाइफ एंड लिबर्टी का पार्ट है कि आप हमने हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्योंकि इंटरनेट इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, तो इस चीज को वो वहां पर हाईलाइट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट इसमें कहता है कि नहीं, इंटरनेट, राइट टू इंटरनेट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, दो इट इज अ लीगल राइट। आपको वहां पर एक फैसिलिटी जो स्टेट देती है, ठीक है, इसकी गाइडलाइंस देना जरूरी है कि आप जब उसे स्टक डाउन कर रहे हो, इंटरनेट को हटा रहे हो, तो आपको जस्टिफाइड तरीका हो, सिस्टमैटिक तरीका हो। लेकिन अगर ये कहा जाए कि हर एक व्यक्ति का राइट टू इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट, तो आंसर इज नो। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको यहां पर रिजेक्ट कर दिया। 10th नंबर का केस है अमित कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या हुआ कि एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिए थे। सुसाइड के पीछे का एक रीजन ये बताया जा रहा था कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके साथ कास्ट बेस्ड कमेंट्स या फिर डिस्क्रिमिनेशन किया है, लेकिन कॉलेज इस बात पे साफ मना कर देता है कि कास्ट बेस्ड नहीं, वो एकेडमिक फेलियर्स की वजह से उसने सुसाइड करी है। इस बात की एफआईआर करनी, जब उसकी फैमिली एफआईआर करने जाती है तो एफआईआर नहीं रजिस्टर की जाती, और एफआईआर ना रजिस्टर करने का कारण वो लोग कह देते हैं कि क्योंकि ये एग्जैक्टली क्लियर नहीं है कि सुसाइड का रीजन क्या है। सुप्रीम कोर्ट एफआईआर के लिए कुछ गाइडलाइंस और देती है और ये कहती है ये इमटेरियल है कि आपको रीजन पता है कि नहीं पता है। अगर किसी बच्चे की डेथ हुई है, सुसाइड हुई है, उसके पीछे का कॉज आपको पता है नहीं पता है, ये मैटर नहीं करता, आपको एफआईआर तो लिखनी पड़ेगी। तो ये मैंडेटरी एफआईआर में के एम्बेट में डाल के इसको एज अ राइट दे दिया। 11वें नंबर का केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा ड्रामेटिक है। महाराष्ट्र में 2023 में एक पॉलिटिकल ड्रामा हुआ जिसमें उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे और काफी लोग इन्वॉल्व थे, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि कई सारे एमएलएज सुबह सुबह 6 बजे वहां के गवर्नर के घर पे जाके फ्लोर टेस्ट करवा देते हैं, सरकार गिरा देते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, 2 सवाल उठते हैं कि क्या फ्लोर टेस्ट गवर्नर के यहाँ पर हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट मना कर देता है कि नहीं, गवर्नर के यहाँ पर फ्लोर टेस्ट नहीं होती। ये एक तो किसी के प्राइवेट प्लेस पे तो वैसे बिल्कुल नहीं हो सकती, इसको कराने के लिए आपको असेंबली में ही करा सकते हो, असेंबली में होगा।
और इन फ्रंट ऑफ स्पीकर होगा। ये बात डिसाइड सुप्रीम कोर्ट करता है कि गवर्नर इज नॉट एलिजिबल और कैपेबल फॉर फ्लो टेस्ट। एक और केस है के पुरुषोत्तम रेड्डी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। के पुरुषोत्तम रेड्डी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें बेसिकली डीलिमिटेशन की बात की गई थी। तो ये लोग ये कहते हैं, के पुरुषोत्तम रेड्डी ये कहते हैं कि साहब आप जब जम्मू एंड कश्मीर में डीलिमिटेशन कर रहे हो तो सेम मॉडल पे आप आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में क्यों नहीं करते? ये भी तो अभी अभी स्प्लिट हुए हैं, ये भी तो अभी नए नए आए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें ये कहती है कि आप लोग कर सकते हो, लेकिन उसके पहले सेंसस हो जाने दो, 2026 की सेंसस हो जाए, उसके बाद कर लेना। रही बात जम्मू एंड कश्मीर की, वो एक स्पेशल केस है, उसको आप इस तरीके से आप अपने आप को कंपैरेटिव एनालिसिस जम्मू एंड कश्मीर से नहीं कर सकते। आपका डीलिमिटेशन पॉपुलेशन सेंसस कैलकुलेट एक बार हो जाए उसके बाद ही हो सकता है। एक और केस है दिलीप कुमार पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में बेसिकली क्या होता है, दो टीचर्स होते हैं एयरफोर्स स्कूल के, उनको निकाल दिया जाता है। वो इस बात की रिट ले आते हैं कि आपने हमें कैसे निकाल दिया, ठीक है, किस अथॉरिटी पे आपने निकाल दिया हमें। सुप्रीम कोर्ट के बाद जब ये बात पहुंचती है तो सबसे पहला सवाल सुप्रीम कोर्ट उसमें ये उठाता है, क्या एयरफोर्स स्कूल स्टेट है? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, एयरफोर्स स्कूल स्टेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फीस से चलता है, ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि प्राइवेटली रन है। हाँ, इसका नाम एयरफोर्स स्कूल है, इसका मतलब ये नहीं है एयरफोर्स की विंग है ये। तो इसलिए यहाँ पर उनको इस तरह की रेट लगाने से भी मना कर दिया कि इस तरह से आप रेट नहीं ला सकते, और उनकी रेट क्वैश कर दी।